हेलो स्टूडेंट्स, अपन लोगों ने देखो लास्ट लेक्चर में अपन ने क्या डिस्कस करा था। अपन ने डिस्कस करा था लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के ग्राफ्स बनाने सीखे थे 9th क्लास के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब उसी के आगे प्रोसीड करते हैं। मतलब चैप्टर तो मोस्टली एंड ही हो गया, कुछ क्वेश्चंस के थ्रू अपन करते हैं। जैसे कि वर्ड्स प्रॉब्लम होती है। वर्ड्स प्रॉब्लम का मतलब आपको वर्ड्स दे रखे होंगे, लैंग्वेज में दे रखा, उसको आपको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल फॉर्म करना होता है। क्लियर? तो उस टाइप के आपके क्वेश्चन रहते हैं कुछ, तो वो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह क्या बन सकते हैं वो अपन थोड़े से ट्राई करते हैं, है ना, कैसे क्वेश्चन। क्लियर? तो देखो पहला क्वेश्चन, ये वर्ड्स प्रॉब्लम है, आपको जो बोला गया है उसके अकॉर्डिंग करना है। तो देखो इसमें क्या बोला है, अ मैन हायर्स एन ऑटो रिक्शा टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस। उसने सर्टेन डिस्टेंस कवर करने के लिए ऑटो को हायर किया है। अ फेयर इज ए 10 रुपीज फॉर फर्स्ट किलोमीटर, मतलब पहले किलोमीटर, फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना रुपए लेगा बेटा? 7 रुपये। ठीक है, देन उसके बाद जितने भी किलोमीटर चलेगा वो नेक्स्ट किलोमीटर के लिए आपका क्या रहेगा, सॉरी फर्स्ट के लिए 10 है, सॉरी फर्स्ट के लिए 10 रुपीज है। उसके बाद जितना भी भागो आप, कितना भी चलाओ, वो 7 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से लेगा। ठीक है, तो पहले अपने को इक्वेशन बतानी है। तो इसने बोला है कि जो जितना भी किलोमीटर है वो आपका एक्स में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? एक्स किलोमीटर चला, मतलब उसने बोला टोटल वो एक्स किलोमीटर चला। क्लियर? और जो खर्चा बना, उसका जो फेयर बना है वो है वाई रुपीज़। ठीक है, अब इनमें आपको एक रिलेशन बिठाना है कि क्या होगा एक्स और वाई में रिलेशन। क्लियर? ये थोड़ा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये जनरल क्वेश्चन है, आपके स्कूल वगैरह में भी पूछा जाता है। ठीक है, अब बताओ टोटल रुपीज, टोटल फेयर की बात करूं तो वो आपका क्या होगा? वाई के इक्वल होगा। अब बताओ पहले किलोमीटर के तो 10 रुपये लगेंगे, ठीक है, उसके बाद जितना भी किलोमीटर चलेगा उसके 7 रुपये के साथ। सपोज इसके एग्जांपल लेता हूं मैं, सपोज मैं 10 किलोमीटर जाता तो पहले किलोमीटर के तो 10 रुपये लगते, बाकी कितने बचे? 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर के कितने के हिसाब से लगते? 7 के हिसाब से। मतलब 10 में से एक क्या करा? माइनस कर दिया मैंने। तो यहाँ पे भी बेटा क्या कर दोगे? x में से 1 माइनस कर दोगे और जितने किलोमीटर होंगे उसके 7 से मल्टीप्लाई करा। अब देखो -1 क्यों करा? क्योंकि देखो आप पहले किलोमीटर का रुपीज़ तो आप ऑलरेडी पे कर चुके हो, तो उसका वापस करने की जरूरत नहीं, बचे हुए का पेमेंट करोगे। तो y इक्वल टू आ जाएगा 10 प्लस 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7x माइनस 7, तो y इक्वल टू आ जाएगा 7x प्लस 3। क्लियर? ये इक्वेशन बनेगी। इसमें आप किलोमीटर पुट करो, रुपए निकालो, किलोमीटर पुट करो, रुपए निकाल सकते हो आप ऐसे। ठीक है, तो अब देखो, अ मैन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 16 किलोमीटर। ठीक है, 16 किलोमीटर ट्रेवल किया। ठीक है, तो देखो 16 किलोमीटर के हिसाब से उसका रुपया बनता 7 × 16 + 3। ठीक है, इतना उसका रुपये बनता टोटल। तो y इक्वल टू आ जाता 7, ये हो जाएगा आपका 2 11 112 रुपीज़ प्लस 3, यानी 115 रुपीज़ बनता। इतना इसका टोटल फेयर बन जाता है इफ इतना किलोमीटर चला तो। बट इसने बोला ऑटो ड्राइवर सेड, उसने सेड इट इज़ नॉट द करेक्ट अमाउंट, रिटर्न हिम द बैलेंस। ठीक है, उसने बोला कि ये करेक्ट अमाउंट नहीं है, वापस उसको कुछ पैसा उसने रिटर्न कर दिया। तो बताओ कि कितना रिटर्न करा होगा? तो बड़ा सिंपल है कि 120 रुपये दिए थे, बने कितने थे? 115 बना था, तो कितने रुपीज़ रिटर्न करेगा? 5 रुपीज़ रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। मेन मेरा मुद्दा यही था, ये वाली इक्वेशन फॉर्म कराना, जो अपने को लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलो नेक्स्ट वन। अगले क्वेश्चन में इसने ऑलरेडी इक्वेशन दे दी। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में आपको रिलेशन दे रखा है। ये रिलेशन बताए आपके 160 माइनस 160 अपॉन 9। क्लियर? ये उसमें रिलेशन दिया हुआ है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में। मतलब फ़ारेनहाइट टेम्परेचर में दिया हुआ, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दो टेम्परेचर की मेजरमेंट यूनिट होती है। ठीक है, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना, एक केल्विन होती है। ठीक है, ये 3 अलग अलग यूनिट होती है। आप केमिस्ट्री में ये पढ़े हुए भी, शायद केमिस्ट्री या फिजिक्स में कहीं भी आप पढ़ोगे। तो फ़ारेनहाइट और ये दे रखा है। अब कोई बोले कि
फ़ारेनहाइट की कुछ वैल्यू दे दे कि इस फ़ारेनहाइट पे सेल्सियस कितना होगा, तो वो आप निकाल सकते हो। ठीक है, सपोज सेल्सियस दे दे तो फ़ारेनहाइट निकाल सकते हो। मीन यहाँ पे इन दोनों के बीच में रिलेशन हो गया, इंटर रिलेशन सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में। सेल्सियस गिवन है तो फ़ारेनहाइट निकाल दो, फ़ारेनहाइट गिवन है तो सेल्सियस निकाल दो। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन ये है। ठीक है, चलो अब देखो, इसने बोला है कि टेम्परेचर इज 86 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब F की वैल्यू कितनी है 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आप बोला है कि C की वैल्यू निकालो सेल्सियस में, तो C कितना हो गया 5 × 86 - 160/9। ठीक है, तो बड़ा आसान हो जाएगा, आप कैलकुलेट कर दो 43 - 160/9, सब्ट्रैक्ट कर दो यहाँ पे 0.729 यानी 30 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब 86 फ़ारेनहाइट बोलूँ या 30 डिग्री सेंटीग्रेड बोलूँ, दोनों एक बात है। क्लियर? चलो अब दूसरा क्या बोल सकता है, सेल्सियस देके फ़ारेनहाइट पूछ सकता है। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या करोगे, अगले वाले में देखो क्या दिया है, सेल्सियस दिया है, फ़ारेनहाइट पूछा है। सेल्सियस में कितना दिया हुआ 35, तो C की जगह 35 रख लो, F की वैल्यू निकाल दो। मतलब सिंपल सा आप बोलो ना, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल जैसा क्वेश्चन हो गया। एक वैल्यू दी, जैसे एक लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल रहती ना, उसमें क्या होता है, आपको x दो तो y निकाल सकते हो, y दिया हुआ तो x निकाल सकते हो। तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी है। अब आप मल्टीप्लाई कर दो, 9 आ जाएगा 45, 4 27 और 4 31 = 5f + 160, सॉरी -160। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, 35 ही है ना, ये 35 ही है, 5 मल्टीप्लाई कर, चलो आ जाएगा, बराबर आएगा। इसका हो जाएगा 0.74 = 5f। तो यहाँ से f निकालोगे 96 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो मतलब आप ऐसे आप फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में रिलेशन निकाल सकते हो। तो पहला भी हो गया, दूसरा भी हो गया। इफ़ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ फ़ारेनहाइट? क्लियर? व्हाट इज, मतलब यही क्वेश्चन है बेटा। 86 थे तो इस बार बोला है कि 0 डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या टेम्परेचर रहेगा। ठीक, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा तो फ़ारेनहाइट में क्या रहेगा, तो C की वैल्यू 0 रखो और F निकाल दो। C 0 निकलोगे तो 9 से 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 × 9। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा, देखो इधर 0 = 5f - 19 160/9। ये 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5f = 160, f = हो जाएगा बेटा, यहाँ से आप निकाल दो आराम से 32 डिग्री। ठीक है, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो इतना फ़ारेनहाइट होगा। अब उल्टा पूछ लिया अगले वाले में, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में उल्टा पूछ लिया, तो वो भी निकाल। अब अगला क्वेश्चन ये देखो, इसने बोला है कि न्यूमेरिकल दोनों की वैल्यू इक्वल कब होगी, सेम इन द बोथ द स्केल, बोथ द स्केल में आपकी सेम वैल्यू होनी चाहिए। तो मतलब अगले क्वेश्चन में ये बोला है कि C = F है। ठीक है, अब ये दोनों इक्वल है, इन दोनों को मैं किसी के इक्वल मान लेता हूँ, x के इक्वल। ठीक है, अब C और F की जगह, दोनों की जगह x रख लो, तो क्या हो जाएगा आपका x = 5x - 160/9। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 9x = क्या हो जाएगा 5x - 160, 4x = आ जाएगा -160, x = आ जाएगा -40। कहने का मतलब -40 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों ही एक दूसरे के इक्वल होते हैं। मतलब F की जगह -40 रख दो
तो सी भी -40 आएगा, और सी की जगह -40 रख दो तो एफ -40 आ जाएगा। तो मतलब दोनों ही एक दूसरे के इक्वल होते। तो ये मतलब थोड़े से देखो इस टाइप के क्वेश्चन, ये मतलब थोड़े से सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। हाँ देखो जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको आप ऑब्जेक्टिव तो इजीली फॉर्म कर सकते हो, कोई भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप थोड़ा सा ट्राई करो। इस क्वेश्चन में बोला है बेटा कि ये लाइन कौन से ग्राफ को रिप्रेजेंट करती, कौन से वाला, मतलब इन लाइन 4 इक्वेशन है, चारों की कोई लाइन होगी, बोला कि ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है। क्लियर? तो देखो इस पे 3 पॉइंट दे रखे हैं, 1 2 एंड 3। आप तीनों पॉइंट सब में रख के देखो किसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, वो उसकी पॉसिबल कंडीशन है। सपोज सबसे पहले 2 2 रखता हो तो देखो 2 × 3 कितना हो जाएगा, एक में रख के बता देता हूँ, 3 × 2 तो देखो 6 - 14 इक्वल टू कितना होता है बेटा, माइनस का 10 होता है, बट यहाँ पे तो प्लस का 10 बोला है, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता है। ठीक है, यहाँ पे रखो तो 2 - 2 2 = 4 इक्वल टू कितना होता है, -2, बट यहाँ तो 3 बोल रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता है। यहाँ पे रखो 2 2 तो 2 8 = 16 -12 यानी 4, ये पॉसिबल है। क्लियर है, ये पॉसिबल है, मे भी हो सकता है, अभी आगे चेक करते हैं। इसका देखता हूँ तो 5 × 2 -35/2 × 2 10 10 - 35 यानी -25, बट ये तो बोल रहा है 25, तो ये गलत, एक ही ऑप्शन करेक्ट है, तो ये आंसर आ गया। अब बाकी ऑप्शन भी आप सब में रख के चेक कर सकते हो, बट मैंने 2 2 क्यों लिया, क्योंकि बड़ा इजी लग रहा था ये ले। अब -2 -1 भी रखोगे ना तो इसको जरूर सेटिस्फाई, बाकी को करे नहीं करे उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि देखो हो सकता है कि बाकी वाले में कोई ये सेटिस्फाई हो रहा है, कोई ये सेटिस्फाई हो रहा है, बट तीनों नहीं होंगे। बट अपने को देखो 2 2 इसको ही सेटिस्फाई कर रहा है, तो मतलब बाकी भी यही करना चाहिए। देखो -2 -1 रखोगे तो देखो -16 प्लस का 6, सॉरी x की जगह -2 है ना, y की जगह -1 है, तो -8 + 12 तो 4 आ रहा है। क्लियर? तो कोई भी रख लो, -4 रखो x की जगह तो आएगा -+24, और 2.5 रखोगे, 2.5 रखोगे माइनस का तो माइनस आ जाएगा, डबल करोगे तो 16 20 यानी 4 आ गया इसमें भी। ठीक है, तो सब में ही आएगा, ये सबको सेटिस्फाई करेगा, ये वाले तीनों पॉइंट इसको जरूर सेट, बाकी को ये नहीं कर रहा है, बाकी करे ना करे मतलब नहीं, तीनों ही करने चाहिए थे, बट अपन ने पहले ऐसे ही पॉइंट उठ गया अपने से कि 3 तो वैसे ही रिजेक्ट हो गए, एक ही बचा, तो वही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो बड़ा आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ इक्वेशन इज हैव अ कोफिशिएंट 2/3, x का कोफिशिएंट 2/3 होना चाहिए। तो बेटा देखो x का कोफिशिएंट 2/3 इन 2 ऑप्शन में ही है, तो इन दोनों तो ये दोनों तो वैसे ही उड़ गए कोफिशिएंट के नाम से। पासिंग थ्रू 4, -1, मतलब पासिंग का मतलब भी यही होता है कि वो पॉइंट उसमें सेटिस्फाई होना चाहिए। सेटिस्फाई का मीनिंग बता दिया था, यहाँ पे पुट करो, y की वैल्यू 4 पुट करी, ठीक है, x की वैल्यू कितनी थी बेटा आपकी थी -1 -5/3, तो ये तो 4 है, ये इक्वल टू ये कितना है बेटा देखो -2/3 -5/3 यानी बेटा ये तो -7/3 आ रहा है, बट ये क्या बोल रहा है 4, तो ये तो आपके रॉन्ग हो गया, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा वाला चेक करो, 4 2/3 × 4, सॉरी गलत पुट कर दिया इसमें, मिस्टेक माई मिस्टेक, -1 x की y की जगह -1 है बेटा, है ना, 2/3 × 4 -5/3। क्लियर? तो ये हो जाएगा बेटा -1 तो है ही है, इधर वाला ही सॉल्व करना है अपने को, इधर वाला तो -1 है ही है, 8/3 -5/3, तो ये 3/3 आएगा जो कि 1 है, अपने को चाहिए -1, तो ये वाला -1 है, तो ये आपका रॉन्ग हो गया, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। दूसरा वाला चेक करो, -1 2/3 × 4 -11/3, तो ये बेटा 12/3 हुआ, सॉरी 8/3 -11/3, तो -3/3 यानी -1 तो ये दोनों इक्वेट आ गया, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, ये आपका रॉन्ग हो गया।
क्लियर। तो ऐसे अपने को क्या करना, वैल्यू पास का मतलब होता है कि वो उसको सेटिस्फाई करेगा, है ना। ये मैंने उसमें भी बताया था जब अपन नॉर्मल क्वेश्चंस कर रहे हैं। अब बोला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। x इक्वल टू 0 इज इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। हाँ भाई साहब, ये नहीं बताई थी ना। देखो ये यहाँ इस लाइन पे क्या होगा, y 0 होगा। तो ये जो y इक्वल टू 0 होता है ना बेटा, वो x एक्सिस का होता है। किसकी इक्वेशन होती है, x एक्सिस की। क्लियर। सिमिलरली ये वाली लाइन यहाँ पे देखो y इक्वल टू 0 है, सॉरी x इक्वल टू 0 है, तो ये होती है बेटा y एक्सिस की ग्राफ। मतलब सिंपल सी बात है रे, वो तो मैंने बताया। x इक्वल टू 0 क्या होता है, पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y। अब x 0 है तो यहीं से पास होगी, तो y एक्सिस ही हो जाती है, और y इक्वल टू 0 x एक्सिस बन जाती है। तो अब क्या बोला, x इक्वल टू 0 इज द y एक्सिस। हाँ करेक्ट है पहले वाला। दूसरे वाला सेकेंड वन देखोगे तो y इक्वल टू 2 इज रिप्रेजेंट द पैरेलल टू x एक्सिस। y इक्वल टू 2, y इक्वल टू कॉन्स्टेंट पैरेलल, y इक्वल टू 2 यहाँ आएगी तो x एक्सिस के पैरेलल, ये भी करेक्ट है। 2 माइनस 3 इज, अब देखो 2 करेक्ट है तो ऑप्शन डी तो करेक्ट होना ही चाहिए। ठीक है, सी अपने तसल्ली के लिए चेक कर लो, बाकी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 2 करेक्ट है। तो 2,3 पुट करो तो x की जगह 2 रखो, 2 2 जा 4 प्लस 4 इंटू -3 यानी -12 माइनस यानी -8 आ रहा है, और उधर भी -8 पड़ा है, तो ये भी करेक्ट हो गया। क्लियर। तो तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हो गए, है ना, तीनों ही ऑप्शन करेक्ट। अब बट आप जब 2 चेक कर रहे हो तो 2 से ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अगर 2 सही है तो ऑल ऑफ दीज ही ऑप्शन होगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है अपने पास। क्लियर। चलो नेक्स्ट वन। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है बेटा, सेम। ये बोला है कि देखो पहले घंटे का ये 50 रुपये लेगा फर्स्ट आवर्स का, ठीक है। देन रिमेनिंग के लिए क्या रेट रहेगा, वो 10 रुपये पर आवर। क्लियर। पहले आवर का इतना लेगा। अब ये बोला है ग्राफ ड्रॉ, ग्राफ भी करना है, ग्राफ तो अपने को पता नहीं है, ठीक है। फाइंड द चार्ज फॉर द 8 आवर्स, ठीक है। इसमें बेटा अपने को दे नहीं रखा है कि आवर्स में कौन है और मिनट, सॉरी एक्स आवर्स है, मतलब हाँ सॉरी एक्स आवर्स है, वाई अमाउंट है, या फिर क्या है अपने को नहीं पता है। बट जनरली वाई इक्वल टू ऐसा लिखा है तो अपन मान के चल रहे हैं कि हाँ वाई ही आपका अमाउंट होगा, ठीक है। तो देखो वाई अपन रुपीज़ मान लेते हैं, ठीक है। एक्स आप क्या ले लेते हो, आवर्स। कोई उल्टा भी ले लोगे तो ऑप्शन के हिसाब से अपने को मैच करवाना पड़ेगा, मेन बात ये है। तो वाई पहले घंटे के तो इसके 50 रुपये लेगा। अब देखो टोटल एक्स आवर चला तो 1 आवर तो ऑलरेडी के पैसे दे दिए अपन ने, इसके कितने रुपये लेगा बेटा, 10। तो y इक्वल टू 50 प्लस 10x माइनस 10, तो ये y इक्वल टू कितना हो गया, 10x प्लस 40। क्लियर। 10x प्लस 40, तो देखो 10x प्लस 40 वाला ऑप्शन है क्या, एक ही ऑप्शन है बी, ठीक है। अब फेयर बोला है 8 घंटे का, तो 8 घंटे का कितना होगा, 8 इंटू 10 यानी 80, है ना, 8 इंटू 10 80 प्लस 40 यानी 120। तो x इक्वल टू 8 होगा तो y इक्वल टू 120 होगा। क्लियर। अब देखो बाकी जगह x की जगह यहाँ पे 8 वैल्यू रखोगे ना तो नेगेटिव में आएगी, यहाँ पे x की वैल्यू 8 रखोगे तो 120 आएगी नहीं, यहाँ पे x की वैल्यू 8 रखोगे तो 120 आएगी नहीं। तो ये तो वैसे भी मतलब आप बिना सॉल्व करे ही निकाल सकते हो। x की वैल्यू 8 रख के चेक कर लो, किसी में ही मैच नहीं कर रही है तो तीनों ही गलत हो गए, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो बचा हुआ आपका आंसर हो जाएगा। इसमें वही सेम बेटा, x की वैल्यू ये दे दी है तो x को ले जाके पटक दो ना, x को 3 पटक दो, y की वैल्यू निकाल डालो। ये रहा 2/y, ये अपना कितना हो गया बेटा, 5 हो गया, इक्वल टू 7। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो 2/y इक्वल टू 17 माइनस 5 यानी 12, y इक्वल टू 2/12 यानी 1/6, है ना। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, कुछ ऐसा ज़्यादा है नहीं। देखो ये NTSC का क्वेश्चन है, स्टेज 1 का 2006 का है, ठीक है। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब x की वैल्यू गिवन है, y की निकालनी, तो आपको सिंपल सी वैल्यू पुट करनी। ये बोला है कि आंसर, इसका ये आंसर है, मतलब ये इसका सॉल्यूशन है ना। सॉल्यूशन हो, पास हो रहा हो तो वो उसमें ले जाके पुट करना पड़ता है। मतलब x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -2, इसको क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। सेटिस्फाई मतलब पुट करना है, x की जगह 2 पुट करा, y की जगह -2 पुट करा, इक्वल टू के। अब के ही तो निकालना था, तो देखो कितना हो गया, 10 प्लस 4 यानी 14, के की वैल्यू 14,
तो ये आपका आ गया आंसर सी। क्लियर? तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो मतलब ऐसे देखो स्टेज 1 के अभी मैं रिसेंटली वाले थोड़े से ढूंढे थे, तो कुछ कुछ मिले हैं तो मैं निकाल दिए, बाकी कुछ और होंगे तो क्वेश्चन मैं अगली क्लास में डिस्कस कर लूँगा। इफ़ रिसेंट ईयर में नहीं आए हुए होंगे तो मैं लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के क्वेश्चंस करवाऊंगा 10th क्लास में, उसमें कुछ होगा तो मैं वहाँ पे मतलब एक्चुअल में क्या है कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के 9th वाले चैप्टर से थोड़ा कम देता है, 10th वाले से जो वेटेज ज़्यादा रहता है क्योंकि उसमें थोड़ा एक्सटेंडेड पार्ट है, तो 10th वाले में इनबिल्ट 9 तो आ ही जाता है, तो इस वजह से वहाँ पे थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा मिलते हैं। तो जो भी क्वेश्चन होंगे एक्स्ट्रा तो मैं करवा दूंगा। ये एक्चुअल में 10th का क्वेश्चन है। कौन से? 10th क्लास का अपन को पूरी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी तब जाके ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, बट अपन ऑप्शन से इसको उड़ा सकते हैं। कैसे? देखो बोला है बेटा कि सम ऑफ 2 डिजिट्स नंबर इज 14, 2 डिजिट के सम का क्या होना चाहिए? 14 होना चाहिए। 2 डिजिट नंबर का उनके डिजिट का सम, इसमें 14 हो रहा है, इसमें 14 हो रहा है, इसमें 14 हो रहा है, इसमें 14 हो रहा है। क्लियर? सर इसमें लास्ट वाले में नहीं हो रहा, तो ये तो उड़ गया। क्लियर? अब क्या बोला है? इफ 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर डिजिट आर रिवर्स, मतलब बोला है कि उसमें से 18 सब्ट्रैक्ट करो तो नंबर रिवर्स हो जाते हैं। ठीक है, अब बताओ 77 में से 18 सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसके रिवर्स होने की पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि रिवर्स तो 77 ही होना है और सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो 77 तो बनेगा ही नहीं, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। अब 86 में से 18 माइनस करता हूँ, 8 2 6 68 बना। ठीक है, तो देखो ये नंबर रिवर्स हुआ, रिवर्स का मतलब बेटा ये 86 था, ये 68 बन गया। क्या बना? 18 सब्ट्रैक्ट करा, और 68 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो ऐसा बनेगा नहीं, तो आपके पास एक ऑप्शन करेक्ट हो गया 86। अब देखो यहाँ पे जब ये दो ऑप्शन बचे थे ना 86 और 68, सिंपल सा सोचो है ना, ये दोनों ही तो देखो इंटरचेंजेबल ही है, मतलब दोनों की रिवर्स ही तो है 86 और 68, तो ये आंसर तो हो ही नहीं सकता। सब्ट्रैक्ट करके अपने को रिवर्स लाना है तो इसका रिवर्स इससे छोटा होगा, अब सब्ट्रैक्ट करोगे तो इससे तो नंबर छोटा आएगा, बट रिवर्स इससे क्या होने वाला? बड़ा होने वाला। इतना सोच सकते हो, सोचो, बाकी बड़ा फर्जी क्वेश्चन है, कुछ ऐसा है नहीं। यस, x प्लस वाई इक्वल टू 2 पासिस थ्रू द, ठीक है, तो x और y 2, ठीक है बेटा, तो x और y की वैल्यू, x प्लस वाई इक्वल टू 2 की ग्राफ कहाँ से पास होगा? ठीक है, तो मैं ग्राफ बनाने की 3 पॉइंट लेता हूँ बेटा। ठीक है, x 0 रखा तो y 0 रखा तो x2, x 0 रखा तो y2, x 1 रखा तो y1। सबसे सिंपल पॉइंट लिए मैंने। ठीक है, ये आप अब ऑब्जेक्टिव है तो उस ऑब्जेक्टिव अप्रोच बता रहा हूँ। ठीक है, सब्जेक्टिव तो अपन ने बता ही दिया था कैसे करना है। चलिए x2 y0 x0 y2, ठीक है। अब देखो ये ग्राफ ऐसा बनेगा, क्लियर। अब बीच में 1 1 आ जाएगा यहाँ पे कहीं पे, अपने को उससे मतलब ही नहीं। ठीक है, 2 पॉइंट से ही बन जाएगा वैसे तो, बट कॉन्फिडेंस हो तो कोई दिक्कत नहीं। 1 1 यही आएगा, देखो 1 यहाँ पे होगा, 1 यहाँ पे होगा, 1 1। अब ये कहाँ से पास हो रहा है? देखो 1 2 और 4th, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट और 4th क्वाड्रेंट। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? डी। थोड़ा ढंग का अच्छा क्वेश्चन बोल सकते, अच्छा क्वेश्चन तो क्या ही बोलूँ, थोड़ा बहुत ठीक है हाँ, कि ऐसा कुछ आपको ड्रॉ करवा रहा है, आपको तीनों एक से बच के, क्योंकि बच्चा कभी कभी गलती करता है, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं आएगा तो ये भी मिस्टेक हो जाती है कभी कभी, है ना। लाइन तो पूरी है, इनफाइनाइट, इधर भी एक्सटेंड है, इधर भी एक्सटेंड है, क्लियर। चलो, तो देखो आज मैं थोड़े से इतने से ही क्वेश्चन थे मेरे पास कुछ, तो मैंने ट्राई करा आपको ये समझाने का। हाँ ना, बड़ा इजी क्वेश्चन है, कोई इतने ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, तो होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, मोस्टली ये चैप्टर कंप्लीट ही है, कुछ क्वेश्चन होगा तो छोटा सा वीडियो एक आ जाएगा आपके लिए। ठीक है, कुछ एनटीएससी के रिसेंटली ईयर में कोई 2-3 साल के ढूंढता हूँ मैं, उसमें से कुछ मिल जाएंगे अभी और वाले, तो मैं और कोई क्वेश्चंस होंगे तो थोड़े से क्वेश्चन होंगे तो मैं करवा दूंगा। एक आधा क्वेश्चन होगा और होगा कि इसी में से कुछ कॉमन सा ही है, तो मैं फिर उसको करवाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है ना। थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन मिले तो मैं करवा दूंगा, बाकी इफ बचे हुए होंगे तो अपन 10th वाले में, उसमें जब एनटीएससी के पर्टिकुलर क्वेश्चन देखेंगे, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, उसमें करवा दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन हो सकता है कि क्वेश्चन मिले तो क्वेश्चन, नहीं तो अपन एक कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो टर्म 1 में आपके सिलेबस में डिफाइन है। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।